हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन यानी कि लेविस सिंबल देखने वाले हैं। लेविस सिंबल कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो समझने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखो आपको पता है कि जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब जब एटम रिएक्ट होता है तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो सिर्फ वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड and therefore they generally are not take a part in the chemical combinations. The only valence cell electrons are take a part in a chemical combination. तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करना होता है, इस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कि लेविस सिंबल में सिर्फ हमें वैलेंस सेल ही दिखाने होते हैं। अब देखो ये जीएन लेविस थे जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो एक सिंपल नोटेशन है जो कि वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करता है एटम के। अब इस नोटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमें सिंबल लिखना पड़ता है, किसी भी एटम का सिंबल लिखना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी एटम का हमने सिंबल लिख दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो भी सिंबल होता है एलिमेंट्स का वो रिप्रेजेंट करता है उस पूरे एटम को, दैट इज रिप्रेजेंट द होल एटम एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये पूरे एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सिंबल आएगा, मान लीजिए अगर सिंबल है हीलियम है तो हीलियम क्या करेगा, ऐसे राइट कर दिया तो हीलियम ये रिप्रेजेंट करता है पूरे हीलियम के एटम, होल एटम को एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें लिखने हैं। अब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपको पता है हीलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें क्रॉस के फॉर्म में या फिर डॉट के फॉर्म में इसके अराउंड लिखने होते हैं। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, क्रॉस के फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ, तो ये इसका मतलब है कि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया लेविस सिंबल या फिर लेविस रिप्रेजेंटेशन फॉर हीलियम। अभी इस तरह से आप हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हो। देखो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से होगा। नियॉन के लिए लिख सकते हो। अब आपको पता है कि नियॉन्स जो है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कितना सिंपल है। सिर्फ आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस फॉर्म में दिखा दो। डॉट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब डॉट भी लिख सकते हो या फिर क्रॉस भी लिख सकते हो। अब ये जो है ये सिंबल हो गया लेविस सिंबल, इसको कहते हैं लेविस नोटेशन, लेविस सिंबल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सिंपल तरीका है लिखने का, इसको लिख के इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखने से क्या होता है या फिर इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, यानी कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो पहला सिग्निफिकेंस है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। देखो लेविस सिंबल के क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला सिग्निफिकेंस है हमें इससे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फार्मूला उसको इंडिकेट कर देता है। अभी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम क्रॉस फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो अभी लिखा था क्रॉस फॉर्म में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस सेल में है वो हमें पता चल जाते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है। तो
ये इसका पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में प्रेजेंट है वो हमें किसी एलिमेंट की जो कॉमन वैलेंसी है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है या फिर उसको समझने में हेल्प करता है। मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी एक है, बराबर है। 2 है तो वैलेंसी 2 है, 3 है तो 3 वैलेंसी है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 वैलेंसी है। अप टू दी 4 जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी होगी, लेकिन अप टू दी 4 के बाद यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस सेल में, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी होगी 3। अब ये 3 कैसे आती है, देखो आपको क्या करना होता है, 8 माइनस करना होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में होंगे अगर वो 4 से ज़्यादा है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 5 कर दीजिएगा। अगर 8 माइनस 5 कर देंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 3 है। अगर वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 माइनस 6 कर दीजिए तो हो जाएगी वैलेंसी 2। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 कर दीजिएगा, हो जाएगी वैलेंसी 1। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 8 माइनस 8 यानी कि 0 वैलेंट हो जाएगा, यानी कि नोबेल गैसेस जो 0 ग्रुप एलिमेंट है वो हो जाएंगे, दैट इज ग्रुप नंबर 18। तो इससे हमें पहले क्या पता चल जाता है, सिग्निफिकेंस, इट इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। दूसरा, it helps to predict common valency of element। किसी एलिमेंट की कॉमन वैलेंसी को प्रेडिक्ट करने में ये हमें हेल्प करता है। देखो कैसे, अगर किसी एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इफ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 1, वैलेंसी भी 1 ही होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3 है तो वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। और अगर 4 है तो कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो देखो, अगर कहीं पे आपको वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं तो क्या होता है, अब मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए आपको क्या करना है, वैलेंसी के लिए, देन वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 5, ये आएगा 3। कुछ इस तरह से करना है। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी कितनी आएगी, वैलेंसी आएगी 8 माइनस 6। जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस सेल में उसको 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी आएगी 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है तो वैलेंसी कितनी आएगी, 8 माइनस 7, वैलेंसी आ जाएगी 1। कुछ इस तरह से हम वैलेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेवी सिंबल यूज करके। तो ये 2 इसके सिग्निफिकेंस है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ये इंडिकेट करता है। और सेकंडली इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द कॉमन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कॉमन वैलेंसी हमें एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है, प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। कुछ इस तरह से जितने अप टू द 4 जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, एंड अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से करने का, 8 में से वो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, आपको वैलेंसी मिल जाएगी। तो ये है लेवी सिंबल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपको क्या करना है लेवी सिंबल में, सिर्फ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट का सिंबल लिखना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्रॉस फॉर्म में या फिर डॉट फॉर्म में लिखने हैं, वही होता है लेविस सिंबल। तो आप समझ चुके होंगे कि लेविस सिंबल कैसे राइट करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें कुछ एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़र होता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जो उसके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो देखो क्या है, होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। The elements which have a tendency to donate the electrons from their valence shell to become positively charged ions। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करते हैं, तो अपने वैलेंस सेल से डोनेट करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट पॉजिटिवली चार्ज जो आयन बनेगा उसको हम कहते हैं कटायन, आर कॉल्ड। और जो कोई एलिमेंट्स इस तरह के कटायन फॉर्म करता है, यानी कि जिसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है, लूज़ कर देता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन लूज़र है, और ये किस में कन्वर्ट होंगे, फाइनली ये कटायन में कन्वर्ट होंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होंगे। तो सो व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव elements are इलेक्ट्रॉन लूज़र। ये इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कटायन। तो देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। अभी आपको इसके एग्जांपल बता देते हैं। देखो सभी के सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सभी के सभी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं। ऑल मेटल्स, एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सभी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देखो कोई एलिमेंट है ए, मान लीजिए ये मेटल है, मेटल माइनस इलेक्ट्रॉन, इसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये क्या करेगा बाद में, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, कटायन, और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसकी जनरल रिएक्शन दिखा सकते हैं। देखो ए क्या है, कोई भी मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखो सभी के सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन अकेला ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन वो नॉन मेटल है।
ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड मेटल्स कैसे होते हैं, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की। तो कुछ इस तरह से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो आप समझ जाएंगे जो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर डोनेट कर देता है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, ऑल मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स which have a tendency to accept the electrons from the others in their valence shell। जो एलिमेंट्स अपने वैलेंस सेल में किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैलेंस सेल में आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लूजर है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेंगे, तो वैलेंस सेल से ही लूज करेंगे। मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर वैलेंस सेल से जा सकते हैं। तो ये ऐसे होते हैं जिनमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है उनसे ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेनर है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे किसी और से तो ये निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं अनायन। क्या कहते हैं, अनायन। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम कटायन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होंगे, जिसे हम अनायन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्म्स negatively charged ion called anion। क्या कहते हैं उनको, अनायन। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी अनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करके। देखो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी नॉन मेटल्स है। ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को देखा था कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हमने अभी कहा था कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो सभी के सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और सभी मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब इसको देखो, मान लीजिए कोई ए नाम का नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है। कहाँ पे एडिशन होगी, इसके वैलेंस सेल में, और ये फॉर्म कर लेगा ये निगेटिव, कुछ इस तरह से इसका अनायन बन जाएगा। तो ये होता है ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। पूरे के पूरे जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक्सेप्शन है उसको हाइड्रोजन नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वेयर एज ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको भी एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आगे देखते हैं जो बॉन्ड के टाइप होते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं इसके शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखो, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक और या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड। अब देखो कोई भी दो एटम जब बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे को, यानी कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक इलेक्ट्रो निगेटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। मतलब जो मेटालिक एलिमेंट है, जो मेटल है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटालिक एलिमेंट को दे देगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। सो बॉन्ड which is formed by complete transfer of one or more इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो मान लीजिए कोई स्पीसीज है यम नाम का, यानी कि कोई मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी दूसरे एलिमेंट को। मान लीजिएगा दूसरा एलिमेंट है कोई एक्स नाम का नॉन मेटल, तो ये मेटल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये नॉन मेटल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ओके, तो इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा, अब बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, देखो ये यम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो इसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा यम पॉजिटिव, और एक्स इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये बनेगा एक्स निगेटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में ये बॉन्ड होगा। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो दूसरे टर्म्स में हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, क्योंकि एक स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दूसरा लेने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आयन में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होगा। तो इनके बीच पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव स्पेसीज है। तो उसी फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम बॉन्ड कहते हैं। हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखी थी। तो ये आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तब एक स्पेसिस से, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस से इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसिस तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितनी ज़रूरत होगी उसको, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जितने लगते हैं उतना वो देगा। मतलब देखो किसी को एक देना पड़ेगा, किसी को दो देने पड़ेंगे, किसी को एक लेना पड़ेगा, किसी को दो लेने पड़ेंगे, डिपेंड्स करता है एग्जाम्पल पे। मतलब उसको उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत है वो लॉस कर देगा, और जिस एलिमेंट को जितने लेने पड़ते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो उतने ले लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पहले आयंस फॉर्म होंगे, दो आयंस होंगे, मतलब आयोनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच ही होता है। मतलब दो आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कब फॉर्म होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देखो इस स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इस स्पेसिस को एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि कौन से वो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट के वो एटम है। ठीक है, तो आगे देख लेंगे हम एग्जाम्पल। जैसे कि अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो मान लो कि सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, और क्लोरीन का क्या होता है 287। तो अब इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज़र होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा Na
पॉजिटिव। अब ये जब Na पॉजिटिव बनेगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 8। जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये बन जाएगा Cl निगेटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। अब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर दिया? क्योंकि जब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेता है इनर्ट गैस की तरह, नोबेल गैस की तरह। और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी नोबेल गैस की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। मतलब इसको एक लॉस करने की ज़रूरत थी और इसको एक गेन करने की ज़रूरत थी, तो इसने एक लॉस कर दिया, इसने एक गेन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़र है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है। तो इनके जो आयंस बनेंगे आफ्टर दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी कि ये NaCl कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होगा। अब ये चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रलाइज कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होगा जो Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कैसे फॉर्म हो गया? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तब ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो आप समझ में आया होगा कि एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, यानी कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, तब ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इलेक्ट्रो वैलेंसी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी, इलेक्ट्रो निगेटिव वैलेंसी, और कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।